चलिए जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू द टैक्स क्लब बाय सी रोहित श्रीवास्तव। तो दोस्तों आज फिर से एक नया टॉपिक लेके आए, डीम डिविडेंड के बारे में हम डिस्कशन कर रहे हैं। हमने क्लॉज ए बी सी डी पढ़ी थी। आज जो क्लॉज है वो है सेक्शन 222E, एक इम्पॉर्टेंट क्लॉज है। काफ़ी सारा डिस्कशन करेंगे इससे रिलेटेड। हम इम्पॉर्टेंट मार्क कर लेते हैं इसको पहले हम। अब इस क्लॉज में क्या बोला गया है देखते हैं जरा। ए बी सी डी और इस क्लॉज में क्या डिफरेंस है उसके बारे में भी हम थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे। क्यों ये ए बी सी डी सेक्शन 222 ए बी सी डी से डिफरेंट है वो भी हम बात करेंगे। और इसमें क्या और कैसे प्लानिंग करी गई थी, कैसे शेयर होल्डर टैक्स पेयर जो है प्लानिंग करते थे, उसके बारे में भी थोड़ा डिस्कशन करेंगे। देखिए क्या है क्लॉज। ये कहता है कि लोन एडवांसेस टू सर्टेन शेयर होल्डर या कंसर्न। लोन एडवांसेस टू सर्टेन शेयर होल्डर या कंसर्न। अब ये तो हमने हेडिंग पढ़ ली, लेकिन इसके बारे में शेयर होल्डर कंसर्न ये ना बहुत डिटेल डिस्कशन है इसका। ऐसे ही नहीं यहाँ पे एक लाइन पढ़ ली और हो गया, इसमें काफ़ी डिटेल डिस्कशन है। क्या है डिस्कशन, चलिए देखते हैं। एनी पेमेंट बाय कंपनी। अब देखिए यहाँ पे लिखा है एनी पेमेंट बाय कंपनी। कौन सी कंपनी? अदर देन पब्लिक कंपनी। एनी पेमेंट बाय कंपनी अदर देन पब्लिक कंपनी। अदर देन पब्लिक कंपनी का मतलब, इसका मतलब यहां पर इसको कुछ इस तरह से लिख सकता हूं। क्या मैं यहां पर क्लोजली हेल्ड कंपनी की बात कर रहा हूं? क्लोजली हेल्ड कंपनी की बात कर रहा हूं। भाई आपने कहा कि कोई पेमेंट कंपनी के द्वारा, लेकिन कौन सी कंपनी? अदर देन पब्लिक कंपनी। अगर पब्लिक कंपनी नहीं है तो वो क्या कंपनी है? क्लोजली हेल्ड कंपनी, या फिर हम इसको प्राइवेट लिमिटेड भी बोल सकते हैं। लॉ में जो लैंग्वेज लिखी गई है वो लिखा गया है कि एनी पेमेंट मेड बाय कंपनी क्लोजली हेल्ड कंपनी, मेड बाय क्लोजली हेल्ड कंपनी या प्राइवेट कंपनी। अगर कोई क्लोजली हेल्ड कंपनी या प्राइवेट कंपनी पेमेंट करती है बाय एनी सम, बाय वे ऑफ, किसी भी सम का, किस तरीके से कर रही है? एडवांस दे रही है या लोन दे रही है, टू द एक्सटेंट ऑफ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एक्सक्लूडिंग कैपिटलाइज प्रॉफिट, टू द एक्सटेंट ऑफ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एक्सक्लूडिंग कैपिटलाइज प्रॉफिट। अब जरा ध्यान दीजिए, हमने जब सेक्शन 222 ए बी सी डी कवर अप करा था उसमें हमने दो बातें ध्यान दी थी। पहली बात क्या थी, जरा अगर हम 222 ए बी सी डी पे जरा एक बार दोबारा से नजर मार लें तो हम यहां पर देखेंगे यहां पे लिखा था एनी डिस्ट्रीब्यूशन बाय कंपनी। कौन सी कंपनी? सब तरह की कंपनी। एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट वेदर कैपिटलाइज्ड और नॉट। क्लॉज ए में एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट वेदर कैपिटलाइज्ड नॉट। क्लॉज बी में एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट वेदर कैपिटलाइज्ड और नॉट। कौन सी कंपनी? एनी डिस्ट्रीब्यूशन टू इट्स शेयर होल्डर बाय कंपनी, कोई भी कंपनी। एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट वेदर कैपिटलाइज्ड और नॉट। सी में हमने क्या पढ़ा था? कौन सी कंपनी? कोई भी कंपनी। एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट वेदर कैपिटलाइज्ड और नॉट, सी में भी हमने यही बात पढ़ी थी। अगर हम डी में आए, डी में भी हमने पढ़ा था कि कोई भी कंपनी, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट वेदर कैपिटलाइज्ड और नॉट। तो क्लॉज ए बी सी डी में हमने ना ही क्लोजली हेल्ड पढ़ा था, ना ही एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एक्सक्लूडिंग कैपिटलाइज प्रॉफिट पढ़ा था। हमने बढ़ के पढ़ा था एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट चाहे वो कैपिटलाइज हो या ना हो, उसका मतलब कैपिटलाइज प्रॉफिट को भी इंक्लूड कर रहे थे एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट की कैलकुलेशन में। लेकिन सेक्शन 222 ई थोड़ा अलग है। वो कहता है कि पहली बात तो पेमेंट करी जा रही है कौन सी कंपनी के द्वारा? क्लोजली हेल्ड कंपनी के द्वारा। किस रूप में? एडवांस और लोन के रूप में, टू द एक्सटेंट ऑफ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट, लेकिन कैपिटलाइज प्रॉफिट को एक्सक्लूड करा गया है। यहां पर अगर हमारे बैलेंस शीट में अगर हम बात करते हैं ना, शेयर कैपिटल होती थी, बहुत सारे हमने एग्जाम्पल करे थे। मान लीजिए एक बैलेंस शीट है, यहां मेरी इक्विटी शेयर कैपिटल है 2 लाख रुपए की, बोनस शेयर्स हैं 50,000 रुपीज़ के, रिजर्व और सरप्लस है 2 लाख रुपए के, उसके बाद कैश है 1 लाख रुपए का, असेट है 3.5 लाख रुपए की। ठीक है। अब अगर मैं सेक्शन 222 ए बी सी डी इन 4 सेक्शन की बात करूं तो हमारा एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट कितना होता था? सेक्शन
सेक्शन 222A B C D, इसमें जो एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट था वो होता था मेरा रिजर्व एंड सरप्लस प्लस कोई बोनस शेयर वगैरह इशू कर कैपिटल है, बोनस शेयर कैपिटल है, माइनस अगर पीएनएल में कोई डेबिट बैलेंस, तो हमारे तो पीएनएल में कोई डेबिट बैलेंस है ही नहीं, तो हमारा यहां पे एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट होता 2 लाख प्लस 50,000 इज इक्वल टू 2.5 लाख। लेकिन सेक्शन 222E में उसने कहा एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट है टू द एक्सटेंट, कितना मेरा डिविडेंड मानेगा, टू द एक्सटेंट ऑफ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एक्सक्लूडिंग कैपिटल प्रॉफिट, सॉरी एक्सक्लूडिंग कैपिटलाइज वाला कैपिटल, कहते हैं ना एक्सक्लूडिंग कैपिटलाइज प्रॉफिट। तो इसका मतलब कैपिटलाइज प्रॉफिट को मुझे एक्सक्लूड करना है, तो मैं बोनस शेयर कैपिटल को कंसीडर नहीं करता, इसलिए मैं एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट मेरा कितना हो जाएगा, मात्र 2 लाख रुपए। ठीक है, तो एक ये डिफरेंस है क्लॉज ई और ABCD में कि भाई ABCD के अंदर हम एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट इंक्लूडिंग कैपिटलाइज प्रॉफिट को भी कंसीडर करते थे, लेकिन क्लॉज ई में हम कैपिटलाइज प्रॉफिट को एक्सक्लूड करके चलते हैं, और यहां पर सिर्फ क्लोजली हेल्ड कंपनी को ही कंसीडर करा जा रहा है, बाकी कंपनी की हम बात नहीं कर रहे। अगर डिस्ट्रीब्यूशन, अगर पेमेंट, अगर लोन एडवांसेस क्लोजली हेल्ड कंपनी दे रही है तो ही हम सेक्शन 222 इम्प्लीकेबल कर सकते हैं। अब तरीका क्या है, किस तरह से दिया जा रहा है, देखिए हमने अभी तक इसमें जितना भी पढ़ा है, हमने पढ़ा कि साहब जितनी भी प्लानिंग करी गई वो डिविडेंड पे टैक्स ना देने की वजह से करी गई। बहुत सारे तरीके देकर रिडक्शन ऑफ कैपिटल, असेट डिस्ट्रीब्यूट कर दी, डिबेंचर्स दे दिए, रिडक्शन कर दिया, लिक्विडेट पे, जो भी हमने बातें करी, हमने अभी तक इस सेक्शन में सारी बातें पढ़ी कि साहब डिविडेंड पे टैक्स ना देना पड़े। एक प्लानिंग और करी गई 222E, ये क्या कहता है, देखिए एक एक करके केस प्रैक्टिकल करके समझेंगे। मान लीजिए है R लिमिटेड है और इसके शेयर होल्डर हैं मिस्टर R लिमिटेड है और इसके शेयर होल्डर है मिस्टर R। मिस्टर R के पास R लिमिटेड की 50% शेयर कैपिटल है, होल्डिंग है, 15% होल्डिंग है मिस्टर R के पास R लिमिटेड की, सॉरी R लिमिटेड नहीं, R प्राइवेट लिमिटेड। ठीक है, अब अगर मिस R लिमिटेड मिस्टर R को डिविडेंड देना चाहे तो डिविडेंड टैक्सेबल हो जाएगा। क्या करें फिर, एक काम करते हैं ना, लोन दे देती है R प्राइवेट लिमिटेड, अगर मिस्टर R को लोन दे दे तो ये तो डिविडेंड नहीं है, तो लोन है, हो सकता है इंटरेस्ट फ्री लोन दे दे, बाद में राइट ऑफ करा दिया, जो भी उनका ट्रीटमेंट करे। अगर R प्राइवेट लिमिटेड मिस्टर R को लोन दे दे तो ये तो डिविडेंड नहीं है, तो ये तो बड़ी प्लानिंग अच्छी होगी कि सब डिविडेंड लेने की बजाय लोन एडवांसेस वगैरह ले लो, बच जाओगे। तो गवर्नमेंट ने ये बात होगी, तो इसलिए उन्होंने सेक्शन लेके आए सेक्शन 222E। उन्होंने कहा 222 के पहली क्लॉज में बोला कि अगर कोई इक्विटी शेयर होल्डर, पहली बात बोला, अगर कोई इक्विटी शेयर होल्डर जिसके पास, अब पहले प्रोविजन पढ़ लेते हैं उसके बाद बताता हूं मैं। अगर कोई इक्विटी शेयर होल्डर, पहला पॉइंट पढ़ेंगे भी हम, बाकी मैं सब रब कर रहा हूं भी, सिर्फ पहला पॉइंट देखेंगे भी, और एक एक पॉइंट में क्या प्लानिंग कैसे करते थे लोग, कैसे करते थे, कैसे गवर्नमेंट उसको धीरे धीरे प्लग करा, वो सारी बातें करेंगे। पहले पॉइंट कि कोई एन इक्विटी शेयर, क्या है, पेमेंट करी जा रही है क्लोजली हेल्ड कंपनी के द्वारा, पेमेंट करी जा रही है क्लोजली हेल्ड कंपनी के द्वारा, किसको, इक्विटी शेयर होल्डर को, किस फॉर्म में, एडवांस या लोन दे रही है। उस इक्विटी शेयर होल्डर को पेमेंट कर रही है जो बेनिफिशियल ओनर है शेयर्स का, होल्डिंग 10% वोटिंग पावर। अब दो बातें हैं, एक बात हो रही है बेनिफिशियल ओनर क्या होता है, कब बेनिफिशियल ओनर होना चाहिए, बहुत सारी बातें। बेनिफिशियल ओनर ये वर्ड लिखा हुआ है लेकिन इसमें भी काफी कहानी है, इसमें भी बड़ी कहानी है बेनिफिशियल ओनर में। ये वर्ड पहले नहीं होता था, अगर बहुत पुराना लॉ देखा जाए ना 1989 से पहले का, तो वहां पे बेनिफिशियल ओनर वर्ड नहीं हुआ करता था, वहां पे होता था इक्विटी शेयर होल्डर होल्डिंग 10% वोटिंग पावर, इस तरह से कुछ बात लिखी हुई। बाद में अमेंडमेंट आई 1989 के समथिंग अराउंड, कुछ जजमेंट वगैरह हुई, उसके बाद लॉ को अमेंड करा गया, वहां पे बेनिफिशियल ओनर वर्ड ऐड करा गया। बहरहाल हम उसकी बात नहीं करते, हम कहते हैं
कि कोई इक्विटी शेयर जो कि बेनिफिशियल ओनर है शेयर्स का और जिसके पास 10% तक एटलीस्ट 10% वोटिंग पावर है। हमारे वाले केस में आर एक इक्विटी, देखिए इसी एग्जांपल को लेके मैं कंटिन्यू सारे आपको केस कराऊंगा। हमारा जो पहला केस है वो बड़ा सिंपल मैंने रखा है। आर प्राइवेट लिमिटेड है, आर प्राइवेट लिमिटेड है, ठीक बात है। मिस्टर आर एक इक्विटी शेयर होल्डर है, ठीक बात है। इनके पास 15% शेयर होल्डिंग है या 15% वोटिंग पावर है, इस तरह से 15% वोटिंग पावर है। अगर इनके पास 15% वोटिंग पावर है, क्या ये बेनिफिशियल ओनर है? हाँ, बेनिफिशियल ओनर है, क्योंकि हमने प्रोविजन में पढ़ा जिसके पास 10% या उससे ज्यादा मिनिमम 10% वोटिंग पावर है तो वो बेनिफिशियल ओनर है। अब अगर मिस्टर आर बेनिफिशियल ओनर है आर प्राइवेट लिमिटेड में के, और आर प्राइवेट लिमिटेड इनको किसी तरह का लोन या एडवांसेस देती है, लोन या एडवांस देती है, आर प्राइवेट लिमिटेड मिस्टर आर को किसी भी तरह का लोन एडवांसेस देती है, तो ये लोन एडवांसेस सेक्शन 222E में डीम डिविडेंड कहलाएगा। लो जी, ले लो लोन एडवांसेस। आप तो डिविडेंड से बचना चाह रहे थे ना शेयर होल्डर, लोग तो प्लानिंग करे बैठे थे कि भैया डिविडेंड लेंगे तो टैक्स लेंगे, एक काम करो कंपनी आप हमें लोन दे दो, लोन एडवांसेस दे दो, डिविडेंड से बच जाएंगे। लो जी, गवर्नमेंट ले सेक्शन 222 लो लोन एडवांसेस। तो गवर्नमेंट ने प्लानिंग देखी, उन्होंने कहा कि साहब अगर प्राइवेट लिमिटेड, देखिए प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में बड़ी ऐसी प्लानिंग होती है क्योंकि सारे क्या होते हैं, जो भी शेयर होल्डर सब फैमिली मेंबर्स ही होते हैं, सब क्लोजली होते हैं, तो वहां पर ये सब चीजें बहुत आम है देखनी। तो इसलिए प्रोविजन करा गया कि अगर क्लोजली हेल्ड कंपनी में अगर किसी इक्विटी शेयर होल्डर की होल्डिंग 10% या उससे ज्यादा है तो वो उस कंपनी में बेनिफिशियल ओनर है, और अगर कोई लोन एडवांसेस उस प्राइवेट लिमिटेड कंपनी या क्लोजली हेल्ड कंपनी के द्वारा इक्विटी शेयर होल्डर को दिया जाता है तो वो लोन एडवांसेस हमारा डीम डिविडेंड माना जाएगा टू द एक्सटेंट ऑफ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट। कैपिटलाइज को कंसीडर नहीं करना है। इसका मतलब ये हुआ, अगर आर प्राइवेट लिमिटेड की बैलेंस शीट हम बनाएं, अगर आर प्राइवेट लिमिटेड की बैलेंस शीट ऑफ आर प्राइवेट लिमिटेड और इनकी एक छोटी सी बैलेंस शीट बनाएं, इसमें बैलेंस शीट में हम लिख देते हैं इक्विटी शेयर कैपिटल 2 लाख रुपए, जिसमें इंक्लूडिंग बोनस थे 50,000, 2 लाख में 50,000 बोनस इंक्लूड है और रिजर्व और सरप्लस है 2 लाख रुपए का। कैश है मेरा 3,75,000 का। मान लीजिए P&L मेरा डेबिट बैलेंस कुछ पड़ा हुआ है 25,000 रुपये का, फॉर एन एग्जाम्पल, कुछ इस तरह से बैलेंस शीट इनकी। अब आर प्राइवेट लिमिटेड ये जो लोन एडवांसेस दिया गया है, मान लीजिए लोन एडवांसेस कितना दिया मैंने, लोन एडवांसेस इनको दिया गया है फॉर एन एग्जाम्पल ले लेते हैं हम 1.5 लाख रुपए का। अब सेक्शन 222E तो लग गया, लोन एडवांसेस जो है डीम डिविडेंड, लेकिन कितना, टू द एक्सटेंट ऑफ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट। अब यहां पे हम एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट निकालते हैं, कितना एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट है इस वाले केस में, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट कितना है मेरा, रिजर्व सरप्लस है मेरे 2 लाख रुपए के, 2 लाख रुपए के रिजर्व सरप्लस है, प्लस इक्विटी शेयर कैपिटल 2 लाख में 50,000 का बोनस भी है। क्या मैंने रिजर्व सरप्लस को कैपिटलाइज कर दिया? हाँ सर, कैपिटलाइज कर दिया। क्या मुझे सेक्शन 222E में कैपिटलाइज वाला पोर्शन लेना है? नहीं, हमने कहा एक्सक्लूडिंग कैपिटलाइज प्रॉफिट, तो उसको नहीं लेना। उसके बाद P&L में मेरा 25,000 का डेबिट बैलेंस है, P&L में मेरा 25,000 का डेबिट बैलेंस है, तो -25,000 कितना आया मेरा, 1,75,000 एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट है। मैक्सिमम मेरा एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट है 1,75,000। मैंने लोन कितना दिया था, 1.5 लाख का, तो क्या 1,75,000 सफिशिएंट है? हाँ सर सफिशिएंट है। तो सेक्शन 222E में मेरे जो टैक्सेबल अमाउंट होगी 1.5 लाख रुपए। अगर लोन मेरा यहां पर होता 2 लाख रुपए का, तो मेरा फिर कितना टैक्सेबल हो जाता, मैक्सिमम 1,75,000 रुपए। सिंपल है, तो ये तो हमने पहले भी पढ़ी है चीजें, ठीक है। ये बड़ा सिंपल सा एक कॉन्सेप्ट था कि अगर कोई इक्विटी शेयर होल्डर जिसकी 10% से या उससे ज्यादा वोटिंग पावर है, वो बेनिफिशियल हो रहे हैं ओनर उस प्राइवेट कंपनी में, और वो प्राइवेट कंपनी लोन एडवांस के नाम पे उस शेयर होल्डर को कोई भी पैसा देती है, तो सेक्शन 222 एप्लीकेबल हो जाएगा। लेकिन हमें ध्यान देना पड़ेगा कि साहब वो एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट में कैपिटलाइज पोर्शन आपको कंसीडर नहीं करना है। अब इतनी सी बात पढ़ने के बाद अब दिमाग में और कुछ बातें आती हैं, क्या देखते हैं जरा। एक छोटा सा पॉइंट मैं बताता हूं आपको।
देखिए जरा ध्यान से, अभी इस बेनिफिशियल ओनर के लिए हम बात कर रहे हैं, अभी हम बेनिफिशियल ओनर के रिलेटेड बात कर रहे हैं। अच्छा, यहां पर लिखा है इक्विटी शेयर होल्डर, ठीक है। क्या ये इक्विटी शेयर होल्डर इंडिविजुअल ही होना चाहिए, या एचयूएफ भी हो सकता है, या कंपनी भी हो सकती है, या एओआई बीओ पर्सन भी हो सकते हैं, या पार्टनरशिप फर्म भी हो सकते हैं, या कोई भी इक्विटी शेयर होल्डर हो सकता है? हाँ, कोई भी इक्विटी शेयर होल्डर हो सकता है। ऐसा कहां लिखा है इंडिविजुअल ही है, तो कोई भी इक्विटी शेयर होल्डर, वो कंपनी भी हो सकती है, इंडिविजुअल भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है उसकी फॉर्म, यहां पे स्पेसिफिक नहीं करा गया है। अब यहां पर मेरा डिस्कशन करने का रीजन ये था क्योंकि एक एग्जांपल लेना है छोटा सा। ये सब इक्विटी शेयर होल्डर कोई भी हो सकता है। मान लीजिए एचयूएफ है, उसने अपने कर्ता के थ्रू आर प्राइवेट लिमिटेड में 20% होल्डिंग ले ली, 20% के वोटिंग पावर होल्डिंग वगैरह ले ली, उसका बेनिफिशियल ओनर है। और आर प्राइवेट लिमिटेड ने एचयूएफ को 50 लाख का लोन दे दिया। देखिए बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है कि सब एचयूएफ था, इसने अब एचयूएफ किसी में शेयर होल्डिंग ले रहा है तो वो अपने कर्ता के थ्रू उसने लिया। यहां पर एचयूएफ ने अपने कर्ता के थ्रू आर प्राइवेट लिमिटेड में 20% की होल्डिंग ले ली और आर प्राइवेट लिमिटेड ने 50 लाख का लोन एचयूएफ को दे दिया। अब क्वेश्चन यहां पर यह आता है, इसमें बेनिफिशियल ओनर कौन है? कर्ता जिसकी 20% की होल्डिंग है आर प्राइवेट लिमिटेड में, या एचयूएफ जो अल्टीमेटली कर्ता के थ्रू आर प्राइवेट लिमिटेड में इन्वेस्टमेंट करा रहा है, लेकिन अल्टीमेटली बेनिफिशियल ओनर कौन है इसमें? कर्ता है या एचयूएफ है? भाई एचयूएफ तो कर्ता के थ्रू इन्वेस्ट, एचयूएफ कौन है? एचयूएफ क्या है? भाई इसके अंदर जो कर्ता होंगे वो एचयूएफ ग्रुप ही तो है उनका। तो एचयूएफ को कहीं इन्वेस्टमेंट करता, हमने कर्ता के थ्रू उसने इन्वेस्टमेंट करा ली, तो अल्टीमेटली बेनिफिशियल ओनर कौन है? एचयूएफ। क्या कर्ता पे सेक्शन 222E लगेगा? नहीं लगेगा। क्यों? बेनिफिशियल ओनर नहीं है। हमने भी यहां पे बात पढ़ी, हमने पहला पॉइंट पढ़ा कि कोई भी इक्विटी शेयर होल्डर जो कि बेनिफिशियल ओनर है शेयर का, यहां पर इस हमारे वाले केस में कर्ता बेनिफिशियल ओनर है। अच्छा, तो दिमाग में फिर एक बात आती है कि काम करते हैं ना, आर प्राइवेट लिमिटेड कर्ता को ही लोन दे दे, कर्ता को ही लोन दे दे, इस पर सेक्शन 222E लगेगा नहीं, और उसके बाद कर्ता ये लोन एचयूएफ को दे देगा। बड़ी अच्छी प्लानिंग हो गई है। तो देखिए बड़ा सिंपल सा है, बड़ी अच्छी प्लानिंग हो गई कि मैंने कहा कि एचयूएफ कर्ता के थ्रू आर प्राइवेट लिमिटेड में 20% की होल्डिंग रखता है। आर प्राइवेट लिमिटेड अगर एचयूएफ को लोन देती है तो एचयूएफ बेनिफिशियल ओनर हो जाएगा, सेक्शन 222E लग जाएगा। अगर आर प्राइवेट लिमिटेड कर्ता को लोन दे दे और कर्ता बाद में मूव कर दे एचयूएफ में, तो कर्ता पे तो सेक्शन 222E लग ही नहीं रहा है, लेकिन ये थर्ड पॉइंट में कवर हो जाएगा कर्ता, ये भी टैक्सेबल वहां पे थर्ड पॉइंट में कवर हो जाएगा, भी हम आगे पढ़ेंगे। एक मैंने छोटा सा एग्जांपल लिया। क्यों लिया? क्योंकि जो मैंने बात बताई थी बहुत पहले, प्रोविजन मतलब बहुत पुरानी बात है, आप लोगों के मतलब की नहीं है, कि पहले बेनिफिशियल ओनर वर्ड नहीं होता था, ये वर्ड नहीं हुआ करता था, तो उस केस में कर्ता ही टैक्सेबल हो जाता, उस केस में कर्ता ही टैक्सेबल हो जाता। सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा सब कर्ता टैक्सेबल है इसमें, तो ऐसे केस में एचयूएफ बच जाते थे, कर्ता टैक्सेबल हो जाता था, क्योंकि अल्टीमेटली हमें इक्विटी शेयर होल्डर जिसके पास होल्डिंग है हमें वो देख रहे थे। लेकिन बाद में अमेंडमेंट्स आई 1989 में, बेनिफिशियल ओनर वर्ड ऐड करा हुआ है, हालांकि इतना डिटेल लेवल आपको समझने की जरूरत नहीं है, हम यहाँ पे बात कर रहे हैं कि बेनिफिशियल ओनरशिप की इंपॉर्टेंस क्या है। अच्छा, अब और बात क्या आती है दिमाग में, ये मैं रब कर रहा हूँ, ये देखिए मैंने एक छोटा सा कॉन्सेप्ट ऐसे आपके थोड़ा सा ब्रशअप करने के लिए, आपकी नॉलेज को चेक करने के लिए, लेकिन इसका आपका कोई रेलिवेंस नहीं एग्जाम से, आपसे इस तरह के क्वेश्चन कुछ नहीं पूछे जाएंगे। आपके लिए क्या बात होगी? अब कह रहे हैं कि बेनिफिशियल ओनर ऑफ शेयर, अब मैं कह रहा हूं बेनिफिशियल ओनर होना चाहिए किस दिन? भाई मैंने कहा हमारे वाले एग्जाम्पल में, यहां पर वाले एग्जाम्पल में, देखिए इसी एग्जाम्पल को मैं लेकर आगे चलना है, इसलिए इसको जरा ध्यान से समझते रहे। हमारे वाले एग्जाम्पल में हमने कहा कि आर लिमिटेड, सॉरी आर प्राइवेट लिमिटेड में मिस्टर आर के पास जो 15% की होल्डिंग है ना, ये मतलब बेनिफिशियल ओनर है, इनके पास वोटिंग राइट है। प्रोविजन में कहता है ना 10% उससे ज्यादा की वोटिंग राइट होनी चाहिए, तो इनके पास है 15% से या उससे ज्यादा की वोटिंग राइट है इनके पास। लेकिन ये बेनिफिशियल ओनर तो हैं, लेकिन मुझे ये बेनिफिशियल ओनरशिप ऑन विच डेट? हो सकता है लोन लेने से पहले इनके पास 0% होल्डिंग थी,
लोन जिस दिन लिया उस दिन 15% की होल्डिंग थी, लोन लेने के बाद इनके पास 10% की होल्डिंग हो गई, इन्होंने बेच दी अपने कुछ शेयर। तो मुझे अल्टीमेटली जो बेनिफिशियल ओनरशिप जो 10% की हम लोग प्रोविजन में बात कर रहे हैं, यहाँ पे कह रहे हैं ना मिनिमम 10% या उससे ज़्यादा की वोटिंग पावर होनी चाहिए, ये बेनिफिशियल ओनरशिप किस दिन का होना चाहिए। तो इसके लिए एक पॉइंटर मैंने डाला हुआ है, देखिए एक एक पॉइंट को बड़े ध्यान से पढ़ेंगे ताकि आपको चीज़ें क्लियर हो। जितना मैं अभी टिक लगाऊंगा सिर्फ आपको उतना ही पढ़ना है। बेनिफिशियल ओनरशिप, इसमें अभी ये मत पढ़िएगा। बेनिफिशियल ओनरशिप ऑफ शेयर्स should be considered on the date of which loan or advances is given to the shareholder। beneficial ownership हमें उस दिन की देखनी है जिस दिन लोन या एडवांसेस दिए गए हैं। हमारे वाले एग्जांपल में आर प्राइवेट लिमिटेड ने मिस्टर आर को लोन एडवांस दिए थे, तो जिस डेट पर वो लोन एडवांसेस दिए गए हैं उस डेट पर क्या मिस्टर आर के पास 10% या उससे ज्यादा की वोटिंग पावर थी? अगर थी तो इसका मतलब आर वहां पर बेनिफिशियल ओनर है, और ये मिस्टर आर के हाथ में, किसके हाथ में टैक्सेबल होगा? सेक्शन 222 मिस्टर आर ई, सेक्शन 222 ई किसके हाथ में टैक्सेबल होगा? मिस्टर आर के हाथ में, टू द एक्सटेंट ऑफ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट। अब दूसरा क्वेश्चन आता है, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट कौन सा लेना है मुझे, कौन सी डेट का लेना है? तो जिस दिन मैंने लोन दिया उस दिन का एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट लेना चाहिए। जी हाँ बिल्कुल, देखिए थर्ड पॉइंट, accumulated profit is to be taken on the date of loan। इसका मतलब ये हुआ कि बेनिफिशियल ओनरशिप भी मुझे डेट ऑफ लोन वाली देखनी पड़ेगी और accumulated प्रॉफिट भी मुझे डेट ऑफ लोन वाला देखना पड़ेगा। ये बड़ा ही लॉजिकल है, कुछ ऐसा इसमें रटने वाला भी नहीं है भाई। जिस दिन आप लोन दे रहे हो उस दिन की तो बेनिफिशियल ओनरशिप देखूंगा और accumulated प्रॉफिट भी उसी दिन का देखना चाहिए। तो इसमें कुछ टेक्निकल नहीं है, कुछ रटने वाला नहीं है, बड़ा सिंपल सा है ये। चलिए आते हैं अपने वापस से प्रोविजन पे। तो पहले वाले पार्ट में हमें क्लियर हो गया, प्राइवेट कंपनी शेयर होल्डर को जिसकी 10% या उससे ज्यादा की वोटिंग पावर है, अगर कोई लोन एडवांसेस देती है ऐसे इक्विटी शेयर होल्डर को, तो इक्विटी शेयर होल्डर टैक्सेबल हो जाएगा सेक्शन 222E टू द एक्सटेंट ऑफ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एक्सक्लूडिंग कैपिटलाइज्ड प्रॉफिट। ठीक है, ये हमने एग्जांपल में करके देख लिया। अब इस तरह से गवर्नमेंट ने लोन एडवांसेस जो दिए जाते हैं तो वो टैक्सेबल कर दिए सेक्शन 222E में पहले क्लॉज के अंदर। अब दिमाग और चला, ऐसे लोग कहाँ मानने वाले हैं, दिमाग उनका और चला। उन्होंने कहा भैया ठीक है आप ऐसे कर रहे हो, हम एक काम करते हैं, केस 2, हम एक काम करते हैं, आर प्राइवेट लिमिटेड, मिस्टर आर 15% की होल्डिंग है, आर प्राइवेट लिमिटेड में मिस्टर आर की 15% की होल्डिंग है। अब मिस्टर आर को पता है कि अगर ये आर प्राइवेट लिमिटेड से लोन या एडवांस लेंगे तो सेक्शन 222E में टैक्सेबल हो जाएंगे। इन्हें बात पता है, अभी हमने इन्हें ये बात पता चली है। इन्होंने एक काम करा कि ठीक है भैया हम नहीं ले रहे, आप बाहर में जाओ, हम ले ही नहीं रहे आपसे। एक कंसर्न बनाई XYZ लिमिटेड, एक कंसर्न बनाई XYZ। अब ये कंसर्न कुछ भी हो सकती है, हमें उससे मतलब नहीं है। इन्होंने एक कंसर्न बनाई XYZ और इस कंसर्न में मिस्टर आर का 20% या उससे ज्यादा का सब्सटेंशियल इंटरेस्ट है। मतलब वोटिंग पावर है, होल्डिंग है, लेकिन इनका सब्सटेंशियल इंटरेस्ट है। वोटिंग पावर होल्डिंग हो, वो सब्सटेंशियल इंटरेस्ट है। देखिए ध्यान से सुनिए, मिस्टर आर जिनका आर प्राइवेट लिमिटेड में 10% या उससे ज्यादा की होल्डिंग है, उसी शेयर होल्डर की ने एक कंसर्न बनाई जिसकी उस शेयर होल्डर की उस कंसर्न में 20% या उससे ज्यादा का सब्सटेंशियल इंटरेस्ट है। ऐसी कंसर्न बनाई और आर प्राइवेट लिमिटेड ने अब लोन किसको दिया? XYZ लिमिटेड को 50 लाख का XYZ को लोन दिया। अब देखिए प्लानिंग क्या करी गई। अगर आर प्राइवेट लिमिटेड आर को दे दी तो भैया 222 हमने अभी पढ़ लिया पहला वाला क्लॉज। उसने क्या काम करा, उसने XYZ को वो लोन दे दिया और XYZ को लोन दे दिया और XYZ में किसका राज चल रहा है? मिस्टर आर का। इनके पास ऑलरेडी 20% या उससे ज्यादा का सब्सटेंशियल इंटरेस्ट है। तो कहीं ना कहीं देखा जाए जो लोन आर को दिया जाना था उन्होंने वो रूट करके XYZ के थ्रू वो आर के पास ही आ रहा है। तो ये तो फिर से प्लानिंग बना दी। गवर्नमेंट पागल बैठी है क्या? उन्होंने कहा अच्छा ऐसा काम करोगे, कंसर्न बनाओगे, वहां से लोन ले रहे हो, चलिए आ जाइए जरा पॉइंट नंबर 2 पे। इसको भी नलिफाई करा गया। क्या कहा गया?
देखिए एनी कंसर्न, अब ये कंसर्न क्या हो सकती है, पॉइंट पढ़ लेते हैं, ये कंसर्न क्या हो सकती है। जितने मैं पॉइंट टिक करा रहा हूं सिर्फ वही पढ़ने, उसके अलावा अभी मत पढ़ो। कंसर्न मींस एचयूएफ भी हो सकती है, फर्म भी हो सकती है, एओपी भी हो सकती है, बीओआई भी हो सकती है, कंपनी भी हो सकती है। जो मिस्टर आर ने जो अपनी कंसर्न बनाई थी जिसमें वो आर प्राइवेट लिमिटेड से लोन ले रहे थे, वो कंसर्न, वो वाली कंसर्न हमारे वाले एग्जांपल में वो कंसर्न क्या हो सकती है, ये कंसर्न क्या हो सकती है, एचयूएफ भी हो सकती है, फर्म भी हो सकती है, एसोसिएशन ऑफ पर्सन भी हो सकती है, बीओआई भी हो सकती है, कंपनी भी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। वो मिस्टर आर ने क्रिएट करी और उसमें 20% उससे ज्यादा उसका सब्सटेंशियल इंटरेस्ट है। ठीक बात है। अब इन्होंने क्या काम कंसर्न बनाया, तो कहता है कि कोई ऐसी कंसर्न, दोबारा से एक बार पढ़ते हैं, एनी पेमेंट मेड बाय कंपनी अदर देन पब्लिक कंपनी या क्लोजली हेल्ड कंपनी, हम कह सकते हैं एनी पेमेंट मेड बाय द क्लोजली हेल्ड कंपनी या प्राइवेट कंपनी, किसी सम लोन एडवांसेस टू द एक्सटर्नल टू, किसको पेमेंट कर रहे हैं, अब सेकंड पॉइंट में उस कंसर्न को पेमेंट कर रही है, इन विच सच शेयर होल्डर, कौन सा वाला शेयर होल्डर, इन विच सच शेयर होल्डर, कौन सा वाला शेयर होल्डर, हमारे वाले एग्जांपल में मिस्टर आर, वो शेयर होल्डर जिसकी शेयर होल्डिंग है मेन प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में, आर प्राइवेट लिमिटेड में हमारे वाले एग्जांपल में कितनी, एटलीस्ट 10% वोटिंग पावर, इज अ मेंबर और अ पार्टनर एंड इन विच ही हैज अ सब्सटेंशियल इंटरेस्ट होल्डिंग 20% वोटिंग पावर, 20% शेयर इन द कंसर्न। अब देखिए मैंने अपने यहां पर एग्जांपल में बिल्कुल वही चीज प्लॉट करी गई है, कंसर्न में पेमेंट करी गई है और इस कंसर्न में उस शेयर होल्डर के 20% या उससे ज्यादा का वोटिंग पावर है। कौन सा शेयर होल्डर है, जिस शेयर होल्डर की इस आर प्राइवेट लिमिटेड में 10% या उससे ज्यादा का बेनिफिशियल ओनर है, वोटिंग राइट है, होल्डिंग है, उसी शेयर होल्डर का इस कंसर्न में 20% वोटिंग पावर या सब्सटेंशियल इंटरेस्ट होना चाहिए। ऐसी कंसर्न को अगर वो आर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी या प्राइवेट लिमिटेड कंपनी या क्लोजली हेल्ड कंपनी, ऐसी कंसर्न को कोई लोन एडवांसेस ट्रांसफर करती है, तो वो लोन एडवांसेस सेक्शन 222 में टैक्सेबल होता है, सेक्शन 222 में टैक्सेबल होता है। अब क्वेश्चन फिर आता है, एक क्या क्वेश्चन आता है, सब्सटेंशियल इंटरेस्ट मुझे कब का देखना है, दोबारा बात आती है कि भैया सब्सटेंशियल इंटरेस्ट मुझे कब का देखना है, पॉइंट नंबर 5 पे आ जाओ जरा। हमने कहा बेनिफिशियल ओनर हमने देखना है ऑन द डेट ऑफ लोन और एडवांसेस गिवन बाय द कंपनी। सब्सटेंशियल इंटरेस्ट कौन सा है, आर का उस XYZ कंसर्न में, वो सब्सटेंशियल इंटरेस्ट हमें देंगे। वो सब्सटेंशियल इंटरेस्ट उसका कब का देखना है, कब 20% या उससे ज्यादा होना चाहिए, ऑन द डेट ऑफ लोन एडवांसेस या फिर एट एनी टाइम ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर। लो जी, ये डिफरेंस समझना पहले। बेनिफिशियल जब ओनरशिप देख रहे थे ना मिस्टर आर की आर प्राइवेट लिमिटेड में, वो तो देख रहे थे हम डेट ऑफ लोन पर, कि डेट ऑफ लोन पर 10% या उससे ज्यादा का उसका वोटिंग पावर या राइट होना चाहिए, बेनिफिशियल ओनरशिप होनी चाहिए। लेकिन जब मिस्टर आर की ने जो कंसर्न बनाई थी, जिस कंसर्न में वो आर प्राइवेट लिमिटेड से लोन ले रहा है, उस कंसर्न में उस मिस्टर आर की जो होल्डिंग है, जो वोटिंग पावर है, जो सब्सटेंशियल इंटरेस्ट है, सब्सटेंशियल इंटरेस्ट मतलब 20% उससे ज्यादा का वोटिंग पावर या शेयर्स वगैरह है उसके पास, किस दिन की देखनी है मुझे वो 20%, ड्यूरिंग द एनी टाइम ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर। अगर उसने मान लीजिए जिस दिन लोन दिया उस दिन उसने कम कर ली अपनी और अगले दिन बढ़ा ली, तो भैया ऐसी बात नहीं है, आप फिर भी डीम डिविडेंड के कॉन्सेप्ट में फंस जाओगे, क्योंकि प्लानिंग होगी। लोग क्या करेंगे, लोन लेते वक्त अपनी होल्डिंग कम कर लेंगे, लोन लेने के बाद अपनी होल्डिंग फिर बढ़ा लेंगे। इसलिए उन्होंने कहा कि सब्सटेंशियल इंटरेस्ट इन अ कंसर्न मींस एट एनी टाइम ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर। प्रीवियस ईयर में कभी भी आपकी 20% उससे ज्यादा की होगी तो आपका सब्सटेंशियल इंटरेस्ट ही माना जाएगा उसमें। और ऐसी कंसर्न, अच्छा अब डीम डिविडेंड किसके हाथ में माना गया, शेयर होल्डर के हाथ में, कंसर्न के हाथ में। अब ये भी क्वेश्चन आता है, अब जो हम डीम डिविडेंड माना गया ये किसके हाथ में माना गया, शेयर होल्डर के हाथ में, डीम या कंसर्न के हाथ में। लोन किसको देगा, पहले वाले एग्जांपल में लोन दिया गया था मिस्टर आर को, इक्विटी शेयर होल्डर को, तो इक्विटी शेयर होल्डर के हाथ में डीम डिविडेंड माना गया। यहां पर मेरा जो डीम डिविडेंड माना जाएगा वो माना जाएगा XYZ कंसर्न के हाथ में, क्योंकि यहां पर पैसा XYZ में गया है। हालांकि हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उस XYZ में मिस्टर आर की होल्डिंग है, तो मिस्टर आर ने पैसा घुमा के अपने पास लिया है,
तो अभी हम डायरेक्टली आर पे नहीं कर पा रहे क्योंकि आर ने पैसा नहीं लिया, क्योंकि अगर आर ने लिया होता तो पहले वाली क्लॉज में फंस गया होता है। उसने घुमा के जो पैसा लिया है ना वो सेकंड वाली क्लॉज में फंसा है। तो सेकंड वाली क्लॉज में फंसा है तो वो जो टैक्सेबल होगा ना वो XYZ के इन हैंड में टैक्सेबल होगा। तो सेक्शन 222E लगेगा वो XYZ पे लगेगा, और इस पे लगेगा तो अल्टीमेटली किसको बियर करना पड़ेगा? मिस्टर आर को बियर करना पड़ेगा। तो देखिए गवर्नमेंट का मोटिव है टैक्स लगाना। अब मिस्टर आर दे या उसने जो कंसर्न बनाई वो दे, उसे उससे मतलब नहीं, हमें तो कभी हमारा टैक्स लगना चाहिए, हमारा टैक्स की रिकवरी होनी चाहिए। तो उनकी टैक्स की यहां पर रिकवरी हो गई। ठीक है, चलिए जी, ये प्लानिंग भी नलिफाई करी गवर्नमेंट ने। एक बार दोबारा से प्रोविजन देख लेते हैं। एनी पेमेंट मेड टू एनी कंसर्न इन विच सच शेयर होल्डर, वही शेयर होल्डर जिसकी होल्डिंग थी 10% वोटिंग पावर, इज अ मेंबर और अ पार्टनर इन विच ही हैज अ सब्सटेंशियल इंटरेस्ट दैट इज होल्डिंग 20% वोटिंग पावर, 20% शेयर्स इन द कंसर्न। ठीक बात है, ये प्लानिंग भी इनकी खत्म करी गई। फिर दिमाग दौड़ाया लोगों ने, उन्होंने कहा लो जी ये प्लानिंग भी खत्म कर दी, हम और प्लानिंग करते हैं। क्या प्लानिंग करते हैं? केस 3 देखते हैं। आर प्राइवेट लिमिटेड, मिस्टर आर 15% की होल्डिंग है इनके पास, बेनिफिशियल ओनर है ये आर प्राइवेट लिमिटेड में। मिस्टर आर के एक मित्र है मिस्टर वाई। ठीक है, आर प्राइवेट लिमिटेड ने मिस्टर वाई को लोन दिया 50 लाख का। मिस्टर वाई ने ये लोन ट्रांसफर कर दिया मिस्टर आर को, लोन ट्रांसफर। अब मिस्टर वाई ना 0% होल्डिंग है। अब देखिए कितना अच्छा कॉन्सेप्ट है ये। अब कायदे से आर प्राइवेट लिमिटेड ने मिस्टर वाई को लोन दिया है तो मिस्टर वाई पे डीम डिविडेंड लगना चाहिए, लेकिन डीम डिविडेंड की शर्त क्या थी कि उस इक्विटी शेयर होल्डर की होल्डिंग होनी चाहिए 10% या उससे ज्यादा की। अब मिस्टर वाई कहते हैं भैया मेरे पास तो 2-4% की होल्डिंग है या 5% की होल्डिंग है, 10% की तो होल्डिंग नहीं है, तो मेरे पे तो सेक्शन 222E लग ही नहीं सकता। ठीक है भाई, सेक्शन 222E मिस्टर वाई पे नहीं लग सकता क्योंकि इनके पास होल्डिंग ही नहीं है आर प्राइवेट लिमिटेड की। अब ये वाला लोन उन्होंने ट्रांसफर कर दिया आर को। अब अल्टीमेटली लोन किसके पास आ गया? आर के पास। और आर की होल्डिंग है, हाँ आर की होल्डिंग आर प्राइवेट लिमिटेड पे। तो गवर्नमेंट ने कहा कि भैया अगर आप इस तरह से रूट करके, अभी तक हमने जो कंसर्न में बात पढ़ी, कंसर्न में क्या था? आर प्राइवेट लिमिटेड का होल्ड सब्सटेंशियल इंटरेस्ट होना चाहिए, सॉरी आर प्राइवेट लिमिटेड में मिस्टर आर थे, उस आर का आर प्राइवेट लिमिटेड में 10% का होल्डिंग थी और सब्सटेंशियल इंटरेस्ट भी था 20% का। हमारे वाले केस में मिस्टर वाई का कोई सब्सटेंशियल इंटरेस्ट या कोई होल्डिंग नहीं आर प्राइवेट लिमिटेड में, तो इन पर तो मैं सेक्शन 222 नहीं लगा सकता। लेकिन ये पैसा ट्रांसफर होकर मिस्टर आर के पास ही तो आ रहा है, तो इसका मतलब ये हुआ ये पैसा किसके पास पहुंच गया? दोबारा से आर के पास। तो गवर्नमेंट ने कहा अगर इस तरह से करोगे ना तो हम मिस्टर आर के हाथ में फिर सेक्शन 222E लगा देंगे, मिस्टर वाई के हाथ में नहीं लगा सकते क्योंकि होल्डिंग नहीं है, क्योंकि होल्डिंग इनके पास अवेलेबल नहीं है। तो थर्ड पॉइंट देख लीजिए। क्या होगा भाई, कहाँ रह गया ये? हाँ जी, तीसरा पॉइंट क्या है? एनी पर्सन ऑन बिहाफ, हमारे वाले केस में मिस्टर वाई, ऑन बिहाफ और फॉर द इंडिविजुअल बेनिफिट ऑफ सच शेयर होल्डर। सच शेयर होल्डर कौन? मिस्टर आर। जिस सच शेयर होल्डर मतलब वो शेयर होल्डर जिसकी शेयर होल्डिंग है उस प्राइवेट कंपनी में 10% या उससे ज्यादा की। एनी पर्सन, पेमेंट टू एनी पर्सन, स्टार्टिंग से पढ़े, एनी पर्सन बाय क्लोजली हेल्ड कंपनी बाय वे ऑफ एनी सम ऑफ लोन टू एनी पर्सन ऑन बिहाफ ऑफ द इंडिविजुअल बेनिफिट। इंडिविजुअल बेनिफिट किसका? इंडिविजुअल बेनिफिट मिस्टर आर का, ऑफ एनी सच शेयर होल्डर। Such shareholder here means a shareholder who is a beneficial owner of shareholding at least 10% voting power। ठीक है, तो मिस्टर वाई ने बेशक लोन लिया है लेकिन किसके बिहाफ पर लिया है? किसके बेनिफिट के लिया है? मिस्टर आर के बेनिफिट के लिए लिया है। अब मैंने यहाँ पे एक लाइन आपको कटवाई थी, जरा उसको देख लेते हैं। ये वाली मैंने कहा था कि बेनिफिशियल ओनरशिप ऑफ शेयर्स
should be considered on the date on the date on which loan advance is given to the shareholder, या फिर मेंबर और पार्टनर इन अ कंसर्न, किस दिन देखना है हमें, मिस्टर आर उस कंसर्न में मेंबर हैं या पार्टनर हैं या शेयर होल्डर हैं या उनका वोटिंग पावर है या सब्सटेंशियल इंटरेस्ट है, किस दिन का देखना है, इनका भी ऑन द डेट ऑफ लोन और एडवांसेस इज गिवन। लेकिन वो सब्सटेंशियल इंटरेस्ट क्या पूरे ड्यूरिंग प्रीवियस ईयर देखना, हाँ पूरे प्रीवियस ईयर होना चाहिए, पूरे प्रीवियस ईयर में कभी भी होना चाहिए, एट एनी टाइम ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर। ठीक है, सब्सटेंशियल इंटरेस्ट इन अ कंसर्न मीन्स एट एनी टाइम ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, बेनिफिशियल ओनरशिप ऑफ शेयर्स और मेंबर पार्टनर इन अ कंसर्न should be considered on the date on which loan advance is given to the shareholder। ठीक है जी, तो ये बात होगी। अब इसमें एक दो पॉइंट और हैं, सेकंड और सिक्स्थ। मान लीजिए इसी वाले एग्जाम्पल में, हमारे वाले एग्जाम्पल में मिस्टर आर जिन्होंने इतना लोन एडवांसेस वगैरह लिया था आर प्राइवेट लिमिटेड से, इन्होंने ये लोन 1.5 लाख रुपए का लोन मान लीजिए 1 मंथ बाद रिपे कर दिया और इस लोन पर वो इंटरेस्ट भी दे रहे थे। मिस्टर आर ने जो आर प्राइवेट लिमिटेड से लोन लिया था जिसको डीम डिविडेंड माना गया था, उन्होंने कहा भैया देखिए आप इसको डीम डिविडेंड मान रहे हैं, लेकिन ये तो मैंने लोन 1 महीने बाद रिपे कर दिया मैंने, और मैंने इस पर इंटरेस्ट भी दिया है, साथ साथ मैंने रिपे भी कर दिया, मैंने इस पर इंटरेस्ट भी दिया है। तो लॉ कहता है कि भैया सब्सिक्वेंट रीपेमेंट ऑफ लोन, अब देखिए सेकंड और सिक्स्थ रह गया हमारा, तो अभी सेकंड देख रहे हैं फिर सिक्स्थ देखेंगे। सब्सिक्वेंट रीपेमेंट ऑफ लोन और चार्ज ऑफ इंटरेस्ट एट मार्केट रेट ऑल्सो डज नॉट अफेक्ट द एप्लीकेबिलिटी ऑफ सेक्शन 222E। आप चाहे रीपेमेंट कर दो उस लोन का, चाहे आप उस लोन पे इंटरेस्ट भी पे कर रहे हो, लेकिन फिर भी सेक्शन 222E तो लग के ही रहेगा, इसमें कुछ नहीं किया जा सकता। रीपेमेंट या इंटरेस्ट पे करने से सेक्शन की एप्लीकेबिलिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लास्ट पॉइंट क्या है, सेक्शन 222 अप्लाइज ऑन लोन एडवांसेस, अप्लाइज टू लोन गिवन बाय द क्लोजली हेल्ड कंपनी, वेयर सेक्शन 222 ABCD अप्लाइज पेमेंट मेड बाय ऑल कंपनी। हमने पहले ही डिस्कशन कर लिया मैंने इस बात के लिए, ठीक है, बात का मैंने पहले ही डिस्कशन कर लिया। तो इस तरह से आपका सेक्शन 222 होता है कंप्लीट। एक छोटा सा क्वेश्चन देख लेते हैं, स्टडी मटेरियल का क्वेश्चन है। कहता है कि मिस्टर ए एक रेजिडेंट इंडियन है जिनके पास 28% है इक्विटी शेयर इन अ कंपनी, ये कंपनी जाहिर सी बात है प्राइवेट लिमिटेड कंपनी ही होनी चाहिए, जिन्होंने लोन लिया है 5 लाख का फ्रॉम द सेम कंपनी। ऑन द डेट ऑफ ग्रांटिंग द लोन द कंपनी हैड एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट, 4 लाख का एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट है। द कंपनी इज एंगेज इन सम मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी, is the amount of loan taxable as deemed dividend if the company is a company in which public are substantially interest। अब देखिए पहला वाला पॉइंट कहते हैं इन विच पब्लिक आर सबस्टेंशियल इंटरेस्ट। हमारे प्रोविजन की तो कंडीशन यही थी कि सेक्शन 222 लगता ही क्लोजली हेल्ड पे प्राइवेट कंपनी पे, तो इस वाले प्रोविजन में, इस वाले पार्ट में सेक्शन 222E लगेगा ही नहीं, तो अमाउंट ऑफ लोन टैक्सेबल एज डीम्ड डिविडेंड होगी ही नहीं। सेकेंड पार्ट, what would be your answer if the lending company is a private limited company which is not a company in which public is substantial। ये है हमारे मतलब की बात, अगर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है तो सेक्शन 222E एप्लीकेबल होगा। हमारे पास एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट है कितना, 4 लाख, लोन दिया था 5 लाख, टू द एक्सटेंट ऑफ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एक्सक्लूडिंग कैपिटलाइज 1, कैपिटलाइज यहाँ पे कुछ है नहीं, तो मेरा डीम डिविडेंड हो जाएगा 4 लाख रुपए। देखिए इस वाले क्वेश्चन में लैंग्वेज इस तरह से नहीं लिखनी जैसे मैंने बोल दी है, मैंने तो बड़ा शॉर्ट में बता दिया कि सब अल्टीमेटली इसमें होना चाहिए। स्टडी मैट का क्वेश्चन है, उसमें बहुत तरीके से पूरा आंसर बताया हुआ है किस तरह से आंसर लिखना है, तो आप उसको एक बार रेफर कर लेना। यहाँ पर मैंने इसे एक अंडरस्टैंडिंग ली है कि सब इस तरह के क्वेश्चन आते हैं और आपको किस तरह से उसका आंसर करना चाहिए स्टडी मैट को रेफर करते हुए। तो ये था सेक्शन हमारा सेक्शन 222E। अब अगले क्लास में मैं सेक्शन 222F, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है क्योंकि इसमें फाइनेंस एक्ट 2024 में अमेंडमेंट आई है। 1 अक्टूबर 2024 के बाद ये प्रोविजन में कुछ चेंज आई है, तो 30 सितंबर 2024 और 1 अक्टूबर 2024 इन दोनों डेट में कुछ प्रोविजन में क्या चेंजेस थे वो सारा डिस्कशन करेंगे। नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियो में सेक्शन 220F का डिस्कशन करते हैं। तब तक थैंक यू।